हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपने पहले वाले लेक्चर में देखा है बच्चों कि किस तरीके से जो है वो लैंगिक मसले और राजनीति को हमने समझा था। हमने देखा था कि समाज में जो स्त्री और पुरुष है उनके साथ किस तरीके का जो है वो सोशल डिवीजन है, उनमें सोशल डिफरेंसेस है, इन सब चीजों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जो महिलाएं हैं, मतलब जो वुमेन्स हैं, वो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, चाहे वो इंडिया की बात करें या फिर हम अदर कंट्री की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो किस तरीके से उनका जो है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन चीजों को हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखिए, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई और है, तो ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि औरत की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। जितना अटेंशन, जितनी जरूरत औरतों को है कि उनकी बातों को, उनके साथ जो होता है समान व्यवहार हो, उनकी बातों को महत्व दिया जाए, उनकी भलाई के लिए कार्य हो, इतना चीजें जो है, इतना ध्यान उन पे नहीं दिया जा रहा है। और इसी के चलते विभिन्न जो नारीवादी समूह हैं, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो महिला आंदोलन है, वो इस निष्कर्ष पर जो होता है, इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। तो जितने भी जो स्त्रियों के लिए या महिलाओं के हित के जो संगठन है, हित के जो आंदोलन है, उन लोगों ने जब महिलाओं की स्थिति को देखा तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक जो वुमेन है या महिला है वो पावर में नहीं आएगी, तब तक उनकी समस्याओं की ओर जो होता है उदासीनता से ही देखा जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि महिलाएं जो है वो राजनीति में आए, सत्ता में आए, पावर में आए, ताकि जो है वो अपने वर्ग का कल्याण कर सके। इसी लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यानी कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो जनता द्वारा चुने हुए जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उसमें कौन अब ज्यादा से ज्यादा हो, महिलाएं हों। क्योंकि अगर महिलाएं ज्यादा होंगी तो वो महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगी, उनकी समस्याओं को ज्यादा अच्छे से समझेंगी। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो है वो बहुत ही कम है। ये बहुत दुखदाई है कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की विधायिकाओं में जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंच सकी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कभी भी इतनी ज्यादा संख्या जो है लोकसभा में भी नहीं थी। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम रहा है, और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। तो देखिए, भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि वहां पे जो है, जबकि हम जानते हैं कि भारत की आबादी में जितने पुरुष है उतनी महिलाओं का भी योगदान है, तो उनको जो है समाज के साथ साथ राजनीति में भी जो है उनके प्रतिनिधित्व होने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हो सका है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका से भी पीछे है इस मामलों में, और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे भी इंडिया बहुत पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडल में पुरुष का ही वर्चस्व रहा है। तो जैसे अगर हम आज अपने प्रधानमंत्रियों को देखें, अभी तक अगर इंडिया के देखें, तो आपको कितने प्रधानमंत्री मिलेंगे जो कि आपकी महिला हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ एक, इंदिरा गांधी। और अगर इंदिरा गांधी के समय भी हम देखते हैं, जब उनके कार्यकाल में भी अगर हम देखें तो उनके जो मंत्रिमंडल थे उसमें कितनी वुमेन्स थी? बहुत कम। किसका वर्चस्व था? पुरुष का ही था। तो हमें ये एक या दो उदाहरण क्यों मिलते हैं? क्यों नहीं ऐसा है कि अगर हम पुरुष की बात करें तो आज हमारे पास लंबी लिस्ट है, तो महिलाओं के लिए ऐसा क्यों नहीं है? इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थानों में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। मतलब कि
कुछ ऐसी सीट होगी जो कि महिलाओं के लिए ही होगी। तो पंचायती राज में भी ऐसा किया गया है और इससे समस्या को काफी हद तक सुलझाने में मदद मिली है। स्थानीय सरकारों यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रख दिए गए हैं। मतलब 1/3 जो पद होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, वो रिजर्व है वुमेन्स के लिए। वहां पे अगर कोई आएगी तो वो 1/3 पोस्ट के लिए वुमेन्स ही आएगी, उसके लिए मेल कैंडिडेट जो होता है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता और ना उनका चुनाव हो सकता है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखा गया है संसद में। इस आशय से एक विधेयक भी जो होता है, एक बिल भी जो है वो पेश किया गया था, पर 10 वर्षों से ज्यादा अवधि से जो है वो लटका पड़ा है, वो पेंडिंग है, उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं हो पाया है। क्यों? सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह जो है बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है, वो एक अधिनियम या कानून नहीं बन पाया है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के राजनीतिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वो वंचित समूह को किस तरह से जो है लाभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सोशल डिवीजन एक पॉलिटिकल इशू बनता है तो यह क्या होता है कि जो वंचित समूह है उसको इससे लाभ होता है, उसको इससे प्रॉफिट अवश्य होता है। अब हम देखेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अभी तक हमने लैंगिक मसले और राजनीति को देखा था। अब बच्चों हम समझेंगे कि धर्म और सांप्रदायिकता जो हमारे देश में है वो किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है और किस तरीके से इससे जो होता है पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियस के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है वो खेली जाती है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है हम इसको समझेंगे। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की, अब हम जो सोशल डिवीजन की बात करेंगे वो जेंडर बेस्ड नहीं होगा बल्कि वो रिलीजियस बेस होगा, यानी कि धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है। तो अभी तक जो हमने लैंगिक विभाजन देखा था सोसाइटी में वो क्या था, वो सभी जगह जो है वो सेम है, क्योंकि देखिए सभी जगह स्त्री भी पाए जाते हैं, पुरुष भी पाए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कुछ देश की बात है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो ये लैंगिक विभाजन हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको सार्वभौम कहा गया है। और लेकिन अगर हम बात करते हैं धर्म की तो वो ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजिकल है या वो प्राकृतिक रूप से जो होता है वो शुरू से ही है, नहीं, ये बाद में धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिक्स में जुड़ता चला गया था। लेकिन अगर आप आज हम देखते हैं तो बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें जो है धार्मिक विभिन्नता जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो गई है, बहुत ज्यादा तेज तीव्रता से जो है वो फैल रही है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी भारत है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कास्ट और रिलीजन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ अन्य और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि जहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन जो है वो अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। देखिए गांधी जी एक बात कहे थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बहुत जरूरी समझने की जरूरत है। क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी महापुरुष के द्वारा कही गई बात को समझ नहीं पाते हैं और लोग उसको अलग तरीके से जो उसका मतलब निकालते हैं। गांधी जी का मतलब यहाँ पे हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से होकर नहीं था। उनका मतलब था नैतिक मूल्य से, जो सभी धर्मों में जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, राजनीतिक में भी नैतिक मूल्य होने चाहिए और उसी के द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश के जो हमारे देश के मानवाधिकार जो है, जो ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी जो समूह है, उनका कहना है कि देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं
और उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष रूप से कदम उठाए, जो माइनॉरिटी है उनके लिए विशेष रूप से गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करे और उनको उनके लिए जो है कुछ कदम उठाए। महिला आंदोलन का क्या कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। परिवार के जो कानून है, लाइक उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिया जाता है, उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार से वो महिलाओं से भेदभाव करते हैं। और इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। इस तरीके के बदलाव है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरत, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। ये है लोगों की मांग। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के काम का नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो ऐसे काम में कोई बुराई नहीं है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, पहले हमने ये देखा कि लैंगिक मसले और राजनीति, और उसी को हमने आगे पढ़ा कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आज हमने देखा कि किस तरीके से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में जो वुमेन्स पॉलिटिक्स है उनमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है उनका। अगर हम विशेष रूप से भारत की बात देखें तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा में इनका प्रतिशत, उनका अनुपात बहुत कम है और इन्हें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की स्थिति में और ज्यादा सुधार किया जा सके। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो होता है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक, हमने ये भी कोशिश की कि अब हम जो है धर्म और सांप्रदायिकता को राजनीति में जो होता है राजनीति में उनको किस तरीके से उनका उपयोग किया गया है, इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।